आज मैं क्या है कि सेकंड ग्रेड है उसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि हर बार एग्जाम होता है तो 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से कन्फर्म होते हैं। अगर वो उसको क्या है कि उसको समझ लिया जाए अच्छे से, तो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को अपन क्या है कि आसानी से हल कर सकते हैं। बस एक ही वीडियो के अंदर मांग की अवधारणा और लोच ये है, इसके अंतर्गत क्या है, मांग की अवधारणा और लोच में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 2-3 क्वेश्चन को अपन क्या किया आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलो अपन आज पढ़ते हैं मांग की अवधारणा व लोच। इसमें क्या है कि मांग की अवधारणा पहली है मांग। एक उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर क्या है कि निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु की जो मात्रा खरीदने को तैयार होता है वे क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। पहले मांग क्या है, मांग है कि एक उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत होनी चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए और वस्तु की जो मात्रा खरीदने है उसको तैयार होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। अर्थात एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर प्रभावपूर्ण इच्छा ही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। इसमें 3 तत्वों का समावेश होता है। मांग के अंतर्गत कौन से तत्व, 3 तत्वों का समावेश होता है। एक तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर इच्छा को पूरा करने के लिए साधन भी होने चाहिए और साधनों को त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। मतलब कि व्यक्ति को वस्तु खरीदना है, उसको इच्छा भी होनी चाहिए कि वस्तु खरीदी जाए और उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन यानी उसके पास आय भी होनी चाहिए, फिर आय को त्यागने की उसमें तत्परता भी होनी चाहिए। फिर है कि मांग के तत्व कौन कौन से, ऐसे कि क्वेश्चन आ भी जाता है कि मांग के निम्न में से कौन से मांग के तत्व है, कौन से मांग के तत्व नहीं है। तो पहले है मांग के तत्व। मांग का तत्व एक तो इच्छा है, इच्छा को प्राप्त करने हेतु साधन होने चाहिए, साधनों को त्यागने की तत्परता, निश्चित कीमत, निश्चित समय और भावी कीमतें, ये सारे क्या है कि मांग के तत्व हैं। तो इनमें से क्या है कि एक एक तत्व ही अपन पढ़ेंगे, उन तत्वों में से क्या है कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक तत्व है, पहला है, एक तत्व ले लिया अपन ने, जैसे निश्चित कीमत, मतलब वस्तु की स्वयं की कीमत होनी चाहिए इसके अंतर्गत। इसमें क्या है कि वस्तु की स्वयं की कीमत है, वो भी क्या है कि मांग को प्रभावित करती है। वो किस प्रकार करती है उसको अपन क्या है कि इसे अभी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक सामान्य वस्तु है, तो सामान्य वस्तु में क्या है कि अगर उसकी कीमत बढ़ती है, सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी क्या है कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसकी क्या है कि कीमत कम होती है तो वस्तु की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है कि दोनों में संबंध कैसा होता है, संबंध ऋणात्मक पाया जाता है। क्योंकि अगर कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, कीमत कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो इनमें संबंध है वो कैसा होगा, ऋणात्मक, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। फिर इसी की जो कीमत लोच है वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और जो ढाल है वो भी क्या कि ऋणात्मक होगा। देखो इसको अपन क्या कि एक चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये है लंबवत अक्ष, ये है क्षैतिज अक्ष, इधर है अपनी कीमत और इधर है मांग मात्रा। जैसे वस्तु की है कीमत 2 रुपये कर दी, तो 2 रुपये थी, तो खरीद उसकी मांग मात्रा कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई। फिर वस्तु की कीमत 4 की, तो वो घट के कितने, 8 पे आ गई। फिर 6 की, 6 से वापस इतनी घट गई। अगर 8 की तो 8 से घट के यह मांग मात्रा आ गई। 10 रुपये कर दिया तो मांग मात्रा घट के यह आ गई। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा क्या है कि कम होती है, और जैसे जैसे कीमत घटती है तो मांग मात्रा क्या है कि बढ़ती है। तो इसमें क्या है कि इसमें संबंध कैसा हुआ, ऋणात्मक हो गया। कीमत की जो लोच है वो ऋणात्मक हो गई, जो ढाल है वो क्या है कि वो भी ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि कीमत, वस्तु की स्वयं की अगर कीमत है तो वो क्या है कि स्वयं की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा क्या है कि कम होगी, और अगर उसकी कीमत कम होगी तो उसकी मांग मात्रा क्या है कि बढ़ेगी। तो इस प्रकार कीमत है, वस्तु की स्वयं की कीमत, वो भी किसको प्रभावित करती है, मांग को प्रभावित करती है। अगला है, जैसे कि एक तो है कि सामान्य वस्तु के संबंध में, पहला अपन ने पढ़ा सामान्य वस्तु के संबंध में वस्तु की स्वयं की कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अति अनिवार्य वस्तु है, उस पर क्या है कि कीमत का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अति अनिवार्य वस्तु है, उसकी क्या अगर कीमत बढ़ा दो या कीमत घटा दो, वो क्या है कि उसकी डिमांड क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसमें अपन एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज है, तो उसको क्या है कि डायबिटीज़ की गोली लेनी है, तो उसको क्या है कि कीमत कम हो या ज़्यादा हो उस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर जैसे कि हो कि डायबिटीज़ की एक टेबलेट आती थी, उसको पहले एक, जैसे डायबिटीज़ की एक टेबलेट है वो पहले आती थी 100 रुपये के अंतर्गत, ठीक है। अब है जो कि डायबिटीज़ की ई टेबलेट है, जो है ना, जैसे एक टेबलेट है वो कितने की आ गई, 200 रुपये की आ गई। तो भी व्यक्ति क्या है कि उतने ही लेगा। और वरना अब है जैसे कि कीमत
कम होके उसकी क्या है कि 50 रुपये होगी, तो भी डायबिटीज़ का जो मरीज़ है वो क्या है कि 2 टेबलेट नहीं लेने लगेगा, ठीक है ना। वो टेबलेट कितनी लेगा, एक ही टेबलेट ले, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही लेगा, चाहे उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए या उसकी प्राइस कम कर दी जाए। पर उसमें क्या है कि अति अनिवार्य वस्तु है, उसमें क्या है कि चाहे कीमत बढ़ो या घटो, व्यक्ति को वो कीमत क्या ही, उसकी डिमांड है वो स्थिर ही रहेगी। तो इसमें क्या है कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। फिर है जैसे गिफिन वस्तु, कीमत जैसे वस्तु की कीमत है, कीमत क्या है कि मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसमें अपन ने पहले सामान्य वस्तु पढ़ा था। सामान्य वस्तु में क्या होता है कि जैसे अगर सामान्य वस्तु है, जैसे ये है सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु में क्या है कि अपन अगर कीमत को बढ़ा दें तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर अपन कीमत को कम कर दें तो ये डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसमें, सामान्य वस्तु में। अब दूसरी है अति अनिवार्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु। तो इसमें क्या है कि अगर अपन को क्या है कि ये कीमत को क्या है कि अति अनिवार्य वस्तु में चाहे बढ़ाए और चाहे कम करें तो वो डिमांड है वो क्या है कि डिमांड तो स्थिर ही रहेगी। और तीसरी है कि जैसे कि गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, घटिया में भी घटिया वस्तु है। उसमें अपन क्या, उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि कीमत बढ़ती है घटिया गिफिन वस्तु में तो उसकी क्या है कि डिमांड भी बढ़ती है, और कीमत कम होती है फिर उसकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें संबंध किस प्रकार का होता है, धनात्मक, क्योंकि अगर कीमत बढ़े तो भी डिमांड बढ़ती है, कीमत कम हो तो भी क्या है कि कीमत कम हो, डिमांड कम होती है। तो वो क्या है कि इसमें धनात्मक संबंध होता है, दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं और दोनों एरो नीचे जा रहे हैं। ये किस में होता है, गिफिन वस्तुओं के अंतर्गत होता है, जिसमें क्या है कि वस्तु की कीमत है उसकी मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसमें गिफिन वस्तु है। तो इसमें जो ढाल का वक्र बनेगा वो कैसे बनेगा, वो भी धनात्मक, जैसे कि 2 रुपये थे फिर मांग 2 थी, 4 रुपये हो गए तो 4 हो गई, 6 हो गए तो 6 हो गई, 8 है तो उसकी मांग 8 हो गई। इस प्रकार है कि गिफिन वस्तु में चाहे कीमत बढ़ती है तो उसका की मांग भी बढ़ जाती है, कीमत कम होती है तो उसकी मांग भी कम हो जाती है। इस प्रकार ये कि कीमत है वस्तु व्यक्ति की मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये एक पहला तत्व पढ़ा अपन ने। अब है दूसरा तत्व, उपभोक्ता की आय, मतलब संकेतक है, वाई से भी लिख सकते हैं अपन इसको, आई से भी लिख सकते हैं। तो इस उपभोक्ता की जो आय है ना वो व्यक्ति की मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसमें भी वही आएगी सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु में क्या है कि आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, आय कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी पहले आय क्या थी, उसको आय मिलते थे 5,000 रुपये, ठीक है, और तो 5,000 रुपये मिलते थे। अब तो वह वस्तु की मांग क्या करता था, उसकी वस्तु की मांग उसके हिसाब से थी। अगर व्यक्ति है उसकी आय बढ़ के 10,000 हो गई तो क्या है कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर उसकी घट के आय क्या है कि आय वापस घट के 5,000 हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार है कि अगर आय बढ़ी तो क्या की डिमांड बढ़ जाएगी, आय कम हुई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। किसके प्रति है ये, सामान्य वस्तु के प्रति। किस में आएगा ये, सामान्य वस्तु। इसी प्रकार इसमें भी आएगी अति अनिवार्य वस्तु, दूसरी आएगी अति अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य वस्तु। तो इसमें क्या है कि अगर उसकी आय है वो 5,000 रुपये थी तो भी उसकी डिमांड क्या थी, स्थिर थी, और उसकी आय बढ़ के 10,000 हो गई तो भी उसकी डिमांड क्या है, स्थिर ही रही। ये किसमें, अति अनिवार्य वस्तुओं के अंतर्गत है। अति अनिवार्य वस्तु जैसे दवाइयाँ हो गई और कुछ हो गया, जैसे ये जिसमें अच्छा उदाहरण तो दवाई वाला ही मिलता है। अगर डायबिटीज़ की दवाई है तो उसको लेनी है तो लेनी है, उसकी चाहे आय बढ़ो या आय उसकी क्या है कि कम हो, पर उसकी क्या है कि वो डिमांड उतनी ही रहेगी। तो इसमें क्या है कि वो क्या होता है इसमें सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु में तो ये ध्यान हो गया। फिर है अति अनिवार्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु क्या है कि चाहे बढ़ो या नहीं बढ़ो, इसको इसे अपन क्या है कि चक्र से समझ सकते हैं। ये है आय, ये है मांग, ये मांग इतनी है, चाहे आय इतनी हो गई, आय बढ़ के इतनी हो गई, आय घट गई, आय वापस इतनी बढ़ गई है, आय कुछ भी बढ़ गई, इतनी भी हो गई, तो उसकी क्या है कि डिमांड वो तो स्थिर ही रहने वाली, डिमांड आगे पीछे नहीं होगी। तो इसमें वो लोच क्या है कि पूर्णतया बेलोचदार है और ढाल उनका क्या है कि अनंत होता है। फिर है घटिया वस्तु, घटिया वस्तु जैसे कि कीमत है, वस्तु की कीमत में तो गिफिन वस्तु आती है, और व्यक्ति की आय है, आय के अंतर्गत क्या है कि घटिया वस्तु आती है। जैसे आय बढ़ी
तो उसकी क्या कि घटिया वस्तु की डिमांड कम कर देगा वो। आय कम हुई तो घटिया वस्तु की डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति है 10,000 रुपये कमाता था, तो उसको क्या कि घर खर्च चलाने के लिए उसे क्या कि आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता, तो वो क्या कि घटिया वस्तु को भी प्राथमिकता दे देता। लेकिन उसी की आय बढ़ा के अगर 20,000 रुपये हो गई, तो वो घटिया वस्तु क्यों लेगा, वो क्या कि उसकी डिमांड अच्छी वस्तु की तरफ बढ़ेगी। तो इस प्रकार इसमें जो संबंध बनता वो क्या है कि ऋणात्मक बनता। आय बढ़ी तो अगर आय बढ़ गई तो घटिया वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, और आय अगर कम हो गई तो घटिया वस्तु की डिमांड उसमें क्या है कि ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें एक यही ध्यान रखना, कीमत है वस्तु की, सोम की कीमत होती है ना, उसमें तो आता है अपनी गिफिन वस्तु आती है, और व्यक्ति की सुम उपभोक्ता की जो आय है, आय अगर बढ़ती कम होती है ना, तो उसके अंतर्गत क्या है कि घटिया वस्तु। इसको कैसे याद रख सकते हैं अपन, आय, आय में क्या होता है, आय घटिया, ये आ की मात्रा आती है, और गिफिन है, गिफिन वस्तु को अपन फिर अपना वो अपना आप ही याद रह जाए। गिफिन वस्तु किस में आएगी, वस्तु की सोम की कीमत। किसकी कीमत, वस्तु की सोम की कीमत। आय है उपभोक्ता की सोम की आय, वो किस प्रकार उसको मांग को प्रभावित करती है। तो यह है दूसरा तत्व, ये कर लिया कि उपभोक्ता की सोम की आय कैसे प्रभावित करती है। और अगला है कि संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत है वो कैसे मांग को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तु, इसमें संबंधित वस्तु और असंबंधित वस्तु दो होती है। अंतर क्या है संबंधित वस्तु और असंबंधित वस्तु में, जैसे कि संबंधित वस्तु वह वस्तु है जिनकी कीमत में क्या है कि परिवर्तन से दूसरे संबंधित वस्तु है उसकी मांग में परिवर्तन होता है, तो उसमें क्या है कि उसको तो कहते हैं संबंधित वस्तु। जैसे अपन एक अच्छे से, अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो अगर उदाहरण आता है तो आप एक ही उदाहरण निश्चित याद रखना। संबंधित वस्तु के अंतर्गत है चाय और कॉफ़ी। जैसे चाय, ये है चाय और यह है कॉफ़ी। अगर क्या है कि इसकी कीमत, किसकी, चाय की कीमत क्या है कि बढ़ा दी जाए, तो क्या कि कॉफ़ी की डिमांड है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर चाय की कीमत है वो क्या है कि कम कर दी जाए, तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड क्या है कि कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अगर इसकी कीमत कम हो गई तो वो इसको ज़्यादा पीने लगेंगे और इसकी डिमांड को कम कर देंगे। तो इसमें जो संबंध होता है ना वो क्या है कि संबंधित वस्तु में जो संबंध है वो क्या है कि धनात्मक होता है हमेशा, क्योंकि अगर एक ही इसकी कीमत अगर बढ़ गई तो दूसरी की डिमांड भी क्या है कि बढ़ जाती है। तो इसमें जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है, और वो जो लोच होती है वो भी क्या है कि धनात्मक होती है। और फिर है कि संबंधित वस्तु तिरछी कीमत प्रभाव को दर्शाता है। संबंधित जो वस्तु होती है ना, संबंधित वस्तु तिरछी या आड़ी कीमत प्रभाव को दर्शाता है। संबंधित वस्तु तिरछी कीमत प्रभाव को दर्शाता है, अर्थात यह आड़ी तिरछी लोच क्या है कि हमेशा क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगी, जैसे कि यह है कि अगर इसकी कम हुई तो इसकी भी कम हो जाएगी, मतलब दोनों ही घट जाएगा, और दोनों की बढ़ी तो दोनों की बढ़ जाएगी। तो ये क्या है कि हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। अब है असंबंधित वस्तु। असंबंधित वस्तु के अंतर्गत क्या आती है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की कीमत में क्या है कि कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे चीनी और एसी, अगर चीनी है उसकी रेट बढ़ा दी जाए तो एसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एसी की रेट बढ़ा दी जाए तो चीनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंबंधित वस्तुओं में क्या कि तिरछी या आड़ी कीमत प्रभाव नहीं होता है, अर्थात असंबंधित वस्तुओं के लिए आड़ी तिरछी लोच क्या होती है, हमेशा शून्य होती है किसी असंबंधित वस्तुओं के अंतर्गत। संबंधित वस्तुओं में कैसी होती है, धनात्मक होती है और ऋणात्मक हो सकती है। तो अपन ने क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले कितने तो तत्व पढ़े, दो पढ़े। एक तो कीमत पढ़ा, कीमत में 3 प्रकार की वस्तु आती है, एक तो सामान्य वस्तु आती है, और दूसरी क्या है कि अति अनिवार्य वस्तु आती है, और गिफिन वस्तु आती है। फिर है उपभोक्ता की स्वयं की आय कैसे प्रभावित करती है, उसमें भी 3 पॉइंट है, जैसे सामान्य वस्तु, अति अनिवार्य वस्तु और घटिया वस्तु। तीसरा अपन ने पढ़ा वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत, वो तो है कि वस्तु की कीमत थी पहला, और ये तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत किस प्रकार मांग को प्रभावित करती है। जैसे संबंधित वस्तु है, संबंधित वस्तुओं के अंतर्गत क्या होता है कि संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु, और दूसरी क्या होती है, पूरक वस्तु होती है। स्थापन व प्रतिस्थापन वस्तु है उसको अपन क्या करेंगे, वही चाय और कॉफ़ी वाला समझ सकते हैं कि स्थापन या प्रतिस्थापन है, मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु काम में आना। जैसे कि अपन ने चाय वाला किया था, अगर चाय की कीमत बढ़ी है
तो क्या है कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय की कीमत कम हुई है तो कॉफ़ी की डिमांड भी क्या है कि कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी कीमत कम हो गई चाय की तो लोग चाय ज़्यादा पीना लग जाएंगे और कॉफ़ी कम पिएंगे। तो इसमें क्या है कि जो संबंध होता है वो क्या है कि धनात्मक होता है, और आड़ी तिरछी लोच है वो भी क्या है धनात्मक होती है। पूरक वस्तु होती है जैसे कि एक ही पूरक वस्तु मतलब दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकती। जैसे है कि ये पेन है, ये पेन है क्या कि पूरक वस्तु के अंतर्गत आता है। अगर पेन की रिफिल अपन निकाल लें तो ये पेन क्या कि कुछ काम का है, तो काम का नहीं है ना, और ये रिफिल भी कुछ काम की नहीं। ऐसे तो आप समझोगे कि हाँ अपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्राथमिकता अलग है। ये दोनों क्या है कि पूरक वस्तु हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दोनों ही क्या है कि ये पूरक वस्तु, तो इसको अपन क्या है कि पेट्रोल और कार से समझ सकते हैं। जैसे कि कार और इधर है पेट्रोल, ये कौन सी वस्तु हैं, पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तुएं जैसे कि कार है, कार की अगर क्या है कि जैसे कि अपन ने क्या किया, कार की कीमत बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ गई तो पेट्रोल है उसकी डिमांड भी क्या है कि कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कार कम चलाएंगे और कार की कीमत है वो कम हो जाएगी, तो पेट्रोल की डिमांड है वो क्या करेगी, वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये कि पूरक वस्तु, एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे वस्तु की कीमत क्या है कि बढ़ती है। तो इसमें क्या है कि ये पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु जैसे आप कोई भी पूरक वस्तु आए तो आपको ज़्यादा उदाहरण रखने की याद नहीं, आपको कोई सा भी अगर पूरक वस्तु के बारे में पूछा जाए तो आप एक ही याद रखें और ऐसे सीधे क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन को आपको क्या है कि हाथ से उसमें अपने पेपर है उस पर क्या है कि आपको नोट डाउन करना होगा। जैसे कि पूरक वस्तु का कर दिया तो आप याद रखिए कार और पेट्रोल है, और प्रतिस्थापन वस्तु का कर दिया ना तो एक स्थान पर दूसरी वस्तु काम में ली जा सकती है। प्रतिस्थापन वस्तु, स्थापन वस्तु, तो उसमें आप चाय और कॉफ़ी का याद रखो, तो उसमें क्या है कि आप अच्छे से उस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो ये चाय और कार है, इसकी बढ़ा दी जाए कीमत तो इसकी क्या है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इधर क्या है कि चाय की कीमत बढ़ा दी जाए तो कॉफ़ी की डिमांड क्या है कि बढ़ जाएगी। इसमें तो क्या है कि एक धनात्मक संबंध होता है, एक इधर बढ़ती है तो इधर वाला, अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कार में एक इसमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है इनमें, ऋणात्मक। एक का बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, एक का घटेगा तो दूसरा का क्या है कि बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये है पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो कन्फर्म है कि इसमें से कि इकोनॉमिक्स में से इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आते ही, थ्योरी वाले भी आते हैं, जैसे इनको ये समझाना है वो भी आते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि 6 नंबर आपके क्या है कि पक्के हो जाते हैं। बस ये कि समझने की है इसमें अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए उसको आप क्या कि हल कर लोगे। तो इस प्रकार यहाँ की मैंने कि यहाँ प्रतिस्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर क्या होता है वो देखा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं। 4 उसमें ऑप्शन दे दिया जाए और 4 ऑप्शन को फिर क्या है कि आपको सही है उसको बताने की कोशिश करनी है। फिर देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब वही चाय और कॉफ़ी का आपको अच्छा से वो है कि कोई उदाहरण आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस एक ही उदाहरण याद रखना है, चाय और कॉफ़ी। प्रतिस्थापन या वस्तु आ जाए, स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु आ जाए तो आपको चाय और कॉफ़ी का उदाहरण याद रखना है, क्योंकि अगर इसकी कीमत बढ़ा दी जाए तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी तो कीमत होगी, इसकी डिमांड को देखेंगे अपन, ठीक है। तो जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तब दी गई वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। मतलब प्रतिस्थापन वस्तु है ये है चाहिए, इसकी अगर वृद्धि होगी तो जो पूरक वस्तु दी गई है इसके तो उसमें भी क्या है कि वृद्धि होगी। इसका विपरीत भी सत्य है। बॉल पेन, शाही पेन, चाय एंड कॉफ़ी, चाय एंड कॉफ़ी, बॉल पेन और शाही पेन ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे कि पेन है वो एक पेन और रिफल है वो तो क्या होगी अपनी पूरक होगी। अगर पेन को चेंज कर दिया, जैसे बॉल पेन के पैसे बढ़ा दिए जाए तो लोग शाही के पेन से लिखना शुरू कर देंगे। शाही की अगर पेन के पैसे बढ़ा दिए जो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे। चाय एंड कॉफ़ी वाला उदाहरण आप अच्छे से देख सकते हो। जैसे चाय है इसकी तो अपन को देखनी है, चाय की तो कीमत देखनी है, और कॉफ़ी की अपन को क्या देखनी है, डिमांड देखनी है। तो फिर ये तो है अपनी प्रतिस्थापन या स्थापन वस्तु। फिर है कि अपनी पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वह वस्तु है जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती है। पूरक वस्तु है ना, ये कहते हैं कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ये पेन और रिफल है तो इनका यह है कि हम साथ साथ रहना है अमन को। तो यह है पूरक वस्तु, एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या ये पेन अलग से कुछ काम आ सकता है, नहीं। क्या रिफल अलग से काम आ सकती है, नहीं आ सकती है। इसलिए ये क्या है कि पूरक वस्तु है पेन।
इसको तो अपन कार और पेट्रोल वाले से अच्छे से याद रख सकते हैं। और फिर जब किसी वस्तु है उसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो विचारणीय वस्तु की मांग में क्या है कि कमी होगी। इसमें कीमत में वृद्धि हो गई तो उसमें क्या है कि इसकी मांग है, वस्तु की मांग में कमी होगी, इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी क्या है कि डिमांड कम हो जाएगी। मतलब कार और पेट्रोल पूरक वस्तु में है। पूरक वस्तु मतलब ये आप कार और पेट्रोल से समझो तो अच्छे हैं, ये मतलब ये समझो तो अच्छे हैं, तो इनकी क्या है कि कीमत में कमी होगी। तो इसमें क्या है कि ऋणात्मक संबंध होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। फिर यह है अपन मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ रहे हैं। तो अपने मांग को प्रभावित करने वाले 3 तत्व पढ़ लिए। अब चौथा तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम है तो डिमांड भी क्या है कि कम होगी। मौसमी जलवायु, मौसमी जलवायु अनुकूल है तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्रतिकूल है तो क्या है कि उसकी डिमांड कम होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सर्दी का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया है तो इसमें क्या है कि जैसे ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र तो है, तो इसमें क्या है कि ऊनी वस्त्र है उसकी क्या है कि डिमांड बढ़ेगी और जो सूती वस्त्र है उसकी डिमांड कम होगी। तो अगर अनुकूल है जैसे कि तो इनकी कीमत अगर बढ़े तो भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सूती वस्त्र है उसकी कीमत कम होगी तो भी उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। तो ये है अनुकूल परिस्थितियाँ। और फिर है कि भविष्य में कीमत की प्रत्याशा या संभावना, भविष्य में अगर किसी कीमत की संभावना उसकी कीमत बढ़नी है तो क्या है कि कीमत बढ़नी है तो बढ़नी है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और ऐसा सोचा जाता है भविष्य में उसकी कीमत, जैसे सोना है, सोने को अपन समझ सकते हैं कि अपन ऐसे सोचते हैं कि सोना अभी जैसे कि 1 लाख का है, ठीक है, तो वर्तमान में, और अपन ये सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में क्या है कि इसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख के करीब हो सकती है। तो क्या है कि इसकी डिमांड है वो क्या है कि बढ़ेगी। मतलब ये क्या है कि भविष्य में अगर संभावना हो कीमत के बढ़ने की तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अन्य है रीति रिवाज, जैसे रीति रिवाज अनुकूल है तो डिमांड बढ़ेगी, प्रतिकूल है तो उस वस्तु की डिमांड नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अभी है, अगर फैशन चल रही है कि प्लाजो पहनना है तो प्लाजो की अगर डिमांड है, नहीं अभी फैशन है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे कि स्कर्ट है, स्कर्ट की अगर कम होगी, अभी प्रचलन में नहीं, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। रुचि और फैशन, ये रीति रिवाज है, रीति रिवाज मतलब पहनने का आ जाता है, ये फैशन में भी आ जाता है, रीति रिवाज में भी आ जाता है। फिर है रुचि, रुचि में और फैशन, उसमें भी वही है कि अगर जो अभी प्रचलन में चल रहा है उसकी तो डिमांड बढ़ेगी और प्रचलन में भी कुछ नहीं है उसकी डिमांड कम होगी। सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं, प्रथाएं अनुकूल है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्रथाएं प्रतिकूल है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इनमें से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन पहले जो क्या है कि 3 तत्व थे उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह है कि जैसे संबंधित वस्तु है उसकी कीमत है उसमें से, और उपभोक्ता की आय है उसमें से, संबंधित एवं पूरक वस्तु है उसमें से। इनमें से क्या है कि 3 में से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप जैसे कि पिछले सालों के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को अपन देखें तो इनमें से क्वेश्चन उठ के आए हैं। जैसे यह है अपने 2010 वाला है, 2010 वाले में देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ये है जैसे कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग में वृद्धि बताती है कि, जैसे कीमत है ये है कि मांग लोच वाला है, जैसे कि ये टॉपिक अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कल वाले वीडियो में टॉपिक ये तो अभी तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं और इसके अगले जस्ट वाला अपन को लोच पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि 2011 वाला, तो 2011 वाले में क्या बने, कीमत में वृद्धि के साथ, जैसे कि ये है कीमत, कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती है कि उपभोग व्यय, उपभोग का भी क्या है कि व्यय हो रहा है, उपभोग और लोग खरीदने को तैयार है। तो मांग की लोच क्या है कि 21 से कम होगी या ज़्यादा होगी, ये अपन को क्या है कि कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उससे समझ में। इसमें से एक ये वस्तु, ये देख आज अपने पढ़ाना उसमें से देख लो, स्थापन वस्तु का है। जैसे ये कौन सा ईयर में आया, 2011 में आया। इसमें क्या है कि स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है। जैसे कि स्थापन वस्तु है तो आपको पता है स्थापन वस्तु में अपन क्या लेंगे, चाय और कॉफ़ी लेंगे। स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है, ये वस्तु है इसकी क्या है कि कीमत गिरती है और इसकी कीमत गिर जाती है। तो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो इसमें कि वाकई इसकी डिमांड भी घटेगी, क्योंकि चाय की कीमत कम हो गई ना, वस्तु की कीमत गिरती है, इसकी गिर गई। तो प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक्स वस्तु यह है, तो इसमें क्या है कि कॉफ़ी की कीमत बढ़े,
जैसे इसकी कम हो गई तो कॉफ़ी की ऑटोमेटिक देख लो आपके इसमें कीमत बढ़ेगी, तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और इसकी क्या है कि ज़्यादा होगी। तो इसमें उत्तर क्या है कि तो एक्स वस्तु की मांग क्या करेगी, घटेगी। ये क्वेश्चन आया। फिर ऐसा ही अपने देखो एक ये है कि जैसे अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी अन्य, जैसे कि ये है, ये भी अगले वीडियो के अंतर्गत ही आने वाला क्वेश्चन है। तो कल के वीडियो और इस वीडियो दोनों वीडियो को देखेंगे तो अपने के दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अगला है, यदि किसी, देखो एक ये क्वेश्चन है कि कौन से साल में आया है, ये 2013 के अंतर्गत आया। यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है। जैसे आय लोच क्या है कि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक है, तो ये देख लो कि कीमत बढ़ रही है। आय लोच क्या है, ऋणात्मक। घटिया वस्तु, घटिया वस्तु अपन ने किस में पढ़ा था, वस्तु उपभोक्ता की आय है। तो उपभोक्ता की आय क्या है कि उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। तो उसमें क्या है कि अगर कीमत प्राइस कम हो रही है उसकी, किसके अंदर, घटिया वस्तुओं के अंतर्गत, तो ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा। और उसकी क्या है कि आय कम हो, जैसे आय उसकी कम हो रही है तो वो वस्तु की डिमांड भी कम करेगा। तो इसमें किस में तो होती है, ऋणात्मक हो रही है उसकी, दोनों की आय लॉस क्या है कि ऋणात्मक है, तो वह वस्तु हो सकती है घटिया वस्तु, क्योंकि गिफिन वस्तु नहीं हो सकती। गिफिन वस्तु में तो क्या होता है कि वस्तु की स्वयं की कीमत है ना, वो कम ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या है कि आय लोच मतलब उपभोक्ता की आय के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आय है तो आय में अपन सिर्फ, आपने क्या याद किया था, आय घटिया, या से आय। और जब अगला क्वेश्चन ये है, जैसे जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण, एक वस्तु है, जैसे एक वस्तु है उसमें कमी के कारण, ये कमी है, अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तब, मतलब एक वस्तु की कमी हुई तो इससे क्या है कि दूसरे वस्तु है उसकी क्या है कि तब वस्तु इसमें भी कमी हो जाएगी। वही आप जैसे ऐसे याद नहीं हो सकता है कि जैसे चाय और कॉफ़ी वाला कर लो, चाय है कॉफ़ी है, तो इसमें क्या होगा, एक वस्तु की मांग में कमी, इसमें कीमत में कमी, इसकी तो कर दी उन्होंने कीमत में कमी, इनमें इसमें कीमत में कमी हो गई, तो अन्य वस्तु की मांग में कमी आना, मतलब इसकी डिमांड में कमी आना। तो ये क्या कि प्रतिस्थापन वस्तु अपन ने पढ़ी था, स्थापन वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन या इन क्वेश्चनों में आपको तो है कि पेन पेंसिल उसमें एग्जाम फॉर्म में अपने पेपर पे नोट आउट करना ही होगा। अगर आपको इसको अच्छे से कर लेते हो तो क्या है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, अगर अपन ट्रिक ऐसे हाथ से करते हैं तो हाथ से वो क्वेश्चन अपन से हल नहीं होगा। प्रति यह है कि आपको प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु दो है, दो में से 100% है कि एक क्वेश्चन आता है श्योरली। तो इसमें अपन ऐसे करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। ये आए हैं अपने 2013 के अंतर्गत आया है। अब जैसे कि और देखो ये रही, जब ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली हो तो, जैसे कि ऋणात्मक प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली हो तो संबंधित वस्तु है वो है कि गिफिन वस्तु। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रभावशाली हो, जब ऋणात्मक आय मतलब ऋणात्मक आय, उसकी आय चाहे कम हो या आय उसकी ज़्यादा हो, लेकिन गिफिन वस्तु है उसकी डिमांड तो क्या है कि बढ़ती ही है, तो इसमें क्या है कि गिफिन वस्तु हो जाएगी। और फिर है कि जैसे जब मांग अनुसूची बनाई जाती है तो कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता है, जब बनाई जाती है ना अनुसूची तो वस्तु की स्वयं की कीमत है ना वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। वस्तु की स्वयं की कीमत तो क्या है कि ऊंची नीची होती रहती है। और अगला क्वेश्चन है जैसे कि ये रहा, एक क्वेश्चन और आया है जैसे 2018 के अंतर्गत, किसी वस्तु के उत्पादन के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। अभी अपने पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर से देखा था उसमें भी आया, वो का व्यू क्वेश्चन उसने मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो इसमें क्या है कि वस्तु की स्वयं की कीमत है वो क्या है कि कभी भी स्थिर नहीं रहती है। तो इस प्रकार है कि हर जैसे क्वेश्चन आता है हर साल, उनमें से ये है 2018 का। तो इसमें भी देखो दो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसे जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाता है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है अगर बढ़ी है तो जो वक्र है ना उसकी मांग, ये जनसंख्या बढ़ रही है इधर, तो उसका जो मांग वक्र है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, मांग वक्र इधर ही बढ़ेगा, दाहिनी ओर नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है कि उसका दाहिना और विवर्तित हो जाएगा। फिर है कि पूरक वस्तु की कीमत कम होने पर, मतलब वो ही है पूरक वस्तु की कीमत। स्थापन वस्तु, पूरक वस्तु में अपने कौन सा उदाहरण देखा था, कार और पेट्रोल का देखा था, कार
और पेट्रोल का उदाहरण देखा। तो इसमें क्या है कि जैसे कि कीमत कम होने पर इसकी क्या है कि इसकी कीमत हो रही है अपने यहाँ पे कम। एक सामान्य वस्तु की बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी कीमत कम जैसे किधर होगा तो वो क्या है कि दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। जैसे इसकी बढ़ रही है ना, ऐसे ये कीमत है, कीमत इसकी बढ़ रही है तो उसकी मांग भी क्या होगी, डिमांड है वो क्या है कि नीचे की तरफ आएगी, कम होगी, न कि ज़्यादा होगी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या है कि किधर और, अगर कीमत उसकी जैसे कि कीमत भी बढ़ रही है और उसकी मांग भी बढ़ रही है तो ये दाहिनी ओर होगा। और कीमत क्या है कि उसकी कीमत कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार कीमत कम हो रही है तो वो क्या है कि बाएं वो दाहिने जो वक्र है ना वो बाएं ओर बढ़ेगा, इधर ऐसे इधर बढ़ेगा, ऐसे ये दाईं ओर बढ़ता है, ठीक है, ये बाईं ओर बढ़ता है। इस प्रकार ये है कि इनमें से कि जैसे कि कोई भी हो तो मांग की अवधारणा और लोच, इनमें से दो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। तो आज मैंने क्या है कि मांग की अवधारणा को पढ़ा है। मांग की अवधारणा के पढ़ने के बाद में अपन को क्या है कि थोड़ा सा टॉपिक बचा, जैसे मांग के तत्व ये तो बता दी, फिर है मांग की लोच। मांग की लोच है ये 3 ये पेज, उसमें से अपन को क्या है कि मांग, अब बड़ा बच्चा है, सिर्फ मांग की लोच किस प्रकार है कि मांग की लोच अति अनिवार्य वस्तु में किस प्रकार होती है, इकाई से कम होती है या लोचदार होती है, वो क्या है कि अपन अगले वीडियो के अंतर्गत इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि जैसे कि इनमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन क्वेश्चन हल करें ना तो क्वेश्चन हल करने से ही वो क्या कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं। जैसे कि यह है, जैसे अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी की पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। पूर्ति की मात्रा कैसे बढ़ेगी, अन्य बातें स्थिर रहने पर। अन्य बातें स्थिर रहनी, वस्तु की कीमत है, फैशन है, सारा सब स्थिर रह रहा है तो किसी वस्तु की कीमत क्या करेगी, कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस वस्तु को बाजार में उतारेगा। फिर है कि तकनीकी में सुधार से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तकनीकी में सुधार करना है तो वो सुधार क्या है कि जैसे वो दाहिनी ओर विवर्तित होगा। फिर है कि किसी वस्तु के उत्पादन के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। अपने उस क्वेश्चन को हल किया था, वहाँ पे वस्तु की कीमत को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो इस कारण से क्या है कि पूर्ति वक्र अगर तकनीकी दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाएगा, नहीं कि कम होगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर है कि इनमें से कौन सा कारक पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं है, पूर्ति वक्र का। जैसे साधन की कीमत है, वस्तु एवं सेवा कर है, तकनीकी पूर्ति की गई वस्तु की कीमत है उसके अंदर। इस प्रकार ये क्वेश्चन है कि अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो डायग्राम के माध्यम से तो उसको क्या कि आप आसानी से हल कर सकते हो। पर आपको इसमें यही करना होगा कि आपको सारे के सारे वो नोट डाउन करके ही करने होंगे। ये याद रखना जैसे पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु है, इसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही है, चाहे पूरक वस्तु का दे देगा वो या प्रतिस्थापन वस्तु का दे देगा, तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है। चाहे अपने कितना भी मैटर पढ़े उस मैटर में अपन कन्फर्म नहीं कह सकते कि इसमें से ये कन्फर्म, लेकिन ये है जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो टॉपिक है उनमें से अगर आप अच्छे से समझ लें तो उसको क्या है कि आप क्या है कि क्वेश्चन को आसानी से हल, कितना भी घुमा फिरा के देगा तो आप उस क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो इस प्रकार है कि अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या है कि मांग की लोच को करेंगे। तो मांग की अवधारणा, मांग के तत्व, मांग की लोच, ये है पढ़ लोगे तो आपको कम से कम ये है कि टॉपिक आपको 2 से ये 3 क्वेश्चन दे के जाएगा और ये इतना हार्ड भी नहीं है। आपको समझने की कोशिश करनी है और उसको आपको और इनके क्वेश्चन आपको करना है तो वो क्या है कि नोट डाउन करके ही उसको हल करोगे। अगर आप नोट डाउन करके हल करते हो तो क्वेश्चन आसानी से आप उसको हल कर सकते हो।